शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन जिसका टाइटल है डाइसन स्फीयर या डाइसन रिंग। उसके पीछे की सच्चाई आज हम जानेंगे। तमाम सारे जो विज्ञान के अपडेट हैं उसके माध्यम से और लाइट फोर्सेस के द्वारा दी गई अपडेट के माध्यम से ये समझेंगे उन सब के पीछे क्या सच्चाई है और क्या साजिश है जो फॉल्स लाइट फैलाता है और हम सभी को एक अंधकार में रखता है, ताकि मनुष्य की चेतना को एक झूठ भरी इंफॉर्मेशन के साथ अगर रखा जाए तो उसका यात्रा जो है वो ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। वो जागने का प्रोसेस ही इतना स्लो हो जाता है ताकि वो धरती के लिबरेशन के प्रति वो जागरूक बन ही नहीं पाता है। तो उन सारे तथ्यों को कंपाइल करके आज आपके सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर आए हैं जिसका टाइटल है डाइसन स्फीयर या डाइसन रिंग। तो पहला हम समझेंगे डाइसन स्फीयर क्या है। डाइसन स्फीयर, अगर स्फीयर अगर कहते हैं तो साधारण भाषा में क्या है बोला जाता है, एक गोल आकार का एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न या तो एक साधारण गोल। तो इसको बनाने का क्या ऐसा रहा कि किसने इसको क्यों बनाया। जब हम डाइसन स्फीयर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि ये सृष्टि के पार्ट क्यों बना, ये सृष्टि ही क्यों हुआ। तो इसको कहा जाता है विज्ञान के परिभाषा में अगर इसको डिफाइन करें तो कहा जाता है कि अगर एक पूरे स्टार का जितना एनर्जी है उस एनर्जी को हम अगर सुरक्षित रखें या तो इंटैक्ट रखें या तो उसको हार्वेस्ट करें या तो किसी भी प्रोसेस से उसको प्रोटेक्ट करें तो उसको नाम दिया गया डाइसन स्फीयर। तो डाइसन ही क्यों? एक साइंटिस्ट रहे 1960 में, 1960वीं साल में, फ्रीमैन डाइसन करके। उन्होंने इस तथ्य को दिया, इस थ्योरी को दुनिया के सामने रखा कि ऐसा एक स्फीयर है, एक गोला है प्रोटेक्शन का, जो हमारे सूर्य के चारों ओर है। और ऐसा भी उन्होंने कहा कि जहाँ तक उनका कैलकुलेशन कहता है कि ये एंटायर सोलर सिस्टम को भी कवर किया हुआ है। तो जैसे कुछ महीने पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उसमें लोगों को ये बताने का कोशिश किया कि डाइसन स्फीयर नाम का भी एक चीज है। तो उन सब में जो कमेंट सेक्शन था, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही हंसी में उड़ाया कि क्या ये विकिपीडिया में ही लिखा हुआ है कि ये एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट है जो साइंटिस्टों ने भी कंफर्म नहीं कर पाए। तो आज इस सेशन में वो सारा इंफॉर्मेशन तथ्य के साथ हम लेकर आए हैं कि ये कोई हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट नहीं है या कोई सुनी सुनाई या बनी बनाई बात नहीं है जो हम उसको ऐसे ही जाने दें। क्यों? उसका रीजन है धरती का एसेंशन, मानवता का एसेंशन, और धरती में जो गैलेक्टिक फ्लास नाम का एक इवेंट होने वाली है उसका भी डायरेक्ट लिंक जो है वो डाइसन स्फीयर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये विज्ञान का जो एक टॉपिक है हम आज इस लाइव सेशन में शामिल किए हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है कि अगर हम पूरे सूर्य के चारों ओर या तो सौर मंडल के चारों ओर एक पूरा स्वार्म बना दें, स्वार्म मतलब पूरी तरह से भर दें सैटेलाइट से और स्पेसक्राफ्ट से, किसी भी धरती के चारों ओर, किसी भी प्लानट के चारों ओर, तो क्या कर सकते हैं हम कि हम उस प्लानट का जो विकिरण हो रहा है ऊर्जा और उसके तरफ आ रहा कॉस्मिक ऊर्जा, उन दोनों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्ट मतलब संरक्षित कर सकते हैं, उसको फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं, जैसे हम चार्जेबल बैटरी जैसे यूज करते हैं। तो उसी चीज को भी बहुत सारे वैज्ञानिक या तो वैज्ञानिक के ग्रुप ने उसको नकार दिया, ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं स्वार्म ऑफ सैटेलाइट, यानी कि हमारे प्लानेट के चारों ओर इतना सैटेलाइट भर दो ताकि एक पूरा सुरक्षा का गोला बन जाए, तो जितने भी व्यक्ति एवेकनिंग के राह पर काफी सारा इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो यहाँ से आपको याद आ रहा होगा, ठीक आज से 2 साल पहले बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ये अनाउंस किया कि धरती के प्रति जो सोलर फ्लेश आ रहा है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास एनफ फंडिंग आया तो। तो उसके ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नासा, ईएसए, फिर स्पेस एक्स, इलॉन मस्क का जो है, फिर उसके ऊपर जो यूएन के जो तमाम सारे गठबंधन वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब ने पैसा लगाने के लिए हाँ कहा। तो उसका जो प्रोजेक्टेड प्रोजेक्ट था, उसका अगर पहला लाइन को देखें तो उसमें वो क्लियरली लिख रहा है, वी विल क्रिएट ए स्वार्म ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। तो आपको कुछ याद पड़ रहा है? आपके सामने ये साजिश करने वाले लोग खुलेआम ये सब चीजें कहते हैं, लेकिन हम खाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पीछे पड़े रहते हैं कि वो मानवता को बैटरी जैसा बनाने का कोशिश कर रहा है। असल में उसमें जो पैसे लगाने वाले जो लोग हैं वो सभी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम जागरूक बने और सभी चीजों का अगर कनेक्टिंग लिंक देखें, तो हम सब लोगों को बेनकाब कर सकते हैं, उनको एक्सपोज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट उससे भी आश्चर्यजनक है कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर हम सैटेलाइट या तो स्पेसशिप से बनाए, तो क्या कभी हम उसको देख नहीं सकते हैं? सभी लोगों के अंदर ये एक लॉजिकल प्रश्न उठेगा, राइट? तो ये कहा जाता है, जितने सारे अभी तक रिसर्च आर्टिकल छपे हैं, तो ये एक उसी आर्टिकल में, बहुत सारे आर्टिकल में ये लिखा है कि उनके पास क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी है। किसके पास? जो सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम चलाते हैं। और ये क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सारे स्पेसक्राफ्ट हो, जिसको हम यूएफओ कहते हैं, या तो सैटेलाइट हो, जब ये क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी ऑन हो जाती है, स्विच ऑन कर दिया जाता है, आप भले आसमान में कितने नजदीक भी उड़ते रहें, आपके यान यानी कि आपके व्हीकल को कोई देख ही नहीं सकता। उसका सरासर एग्जाम्पल जो है, अगर आप आयरन मैन का सेकंड थर्ड पार्ट जो आया, उसमें ये टेक्नोलॉजी क्लियरली जो इलीट्स हैं वो दिखाते हैं। तो सब तो यही सोचते हैं कि हाँ ये एक मूवी है, ये ऐसा ही है, लेकिन
इन सारे मूवीज के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे वो डॉट्स छोड़ते हैं और वो गलतियां करते हैं कि लोगों को वो बताते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन साइंटिस्टों ने ये भी एक पता किया कि अगर हम बिना क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी को बेनकाब करके, एक बिना एक्सपोज करके, क्या उसको भी स्टडी कर सकते हैं कि स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है खुले आसमान में और हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने उसका भी एक टेक्नोलॉजी विकास किया जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम। स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके आंखें नहीं देख पा रही है उसको भी ढूंढ कर निकाल देगा। तो बताया गया कि एक ग्रुप बनी, उसके ऊपर रिसर्च हुआ, उसके जो डेटा है उसको हाइड करके रखा गया, और जब जो फाइनल आउटपुट निकली तो उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ डिटेक्शन नहीं हुआ। और वो डेटा पिछले 30 से 40 साल तक ऐसे ही दबा कर रखा गया। क्यों? क्योंकि फ्रीमैन डाइसन जो थे, वो पिछले, आज से अगर हम माइनस करें, वो 64 ईयर से पहले की बातें हैं। तो ये डेटा कब से छुपाई जा रही थी? 30 से 40 साल। तो अगर हम उसको माइनस करें तो आपको पता चलेगा वही साल में, मतलब वही ईयर में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का संगठन बना। किस कंट्री में? जर्मनी और स्वीडन जैसा कंट्री में। तो आप इस तरह ये कनेक्टिंग डॉट को आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं ये कौन गुट उसके पीछे है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब साइंटिस्ट ने उस डेटा को क्यों छुपाया? क्योंकि उसके अंदर जो सिग्नल्स उनको आ रहे थे, वो सारे सिग्नल्स आ रहे थे गैलेक्सी के सेंटर में। एक कोई एक बहुत बड़ा स्टार है, ऑब्जेक्ट है, वहां से जो तीव्र रोशनियां आ रही है, उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट को वो डिटेक्ट कर रहे थे इसी इंफ्रारेड डिस्ट्रेस सिग्नल से। रुक रुक के वो सिग्नल्स आ रहे थे। तो जब ये पूरे 10-15 साल तक ये हर एक डॉट को ये आइडेंटिफाई किया और उसका पूरा चित्रण किया, तब मेरे ठीक ऊपर जो चित्र है वैसा ही एक स्ट्रक्चर बना। वो कैसे? बीच में जो आकाशगंगा का सूर्य है और उसके चारों ओर उन सारे जो सिग्नल्स के जो डॉट थे उसको अंकित किया गया। तब उनको पता चला कि पूरे के पूरे गैलेक्सी से जो सिग्नल्स जो आ रही है हमारे सूर्य के प्रति, और हमारे सूर्य के चारों ओर ऐसा ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं जो एग्जैक्टली प्रतिबिंब है गैलेक्टिक सेंट्रल सन से जो आ रही है। तो कुछ साथी तो इसका भी मजाक उड़ाते हैं गैलेक्टिक सेंट्रल सन नहीं है करके। वो टॉपिक कुछ और है, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सब के लिए भी एक उत्तर है कि यहाँ से जो वैज्ञानिक है इस डेटा को छुपाने का रीजन उनका ये था कि वो जो सिग्नल्स डायरेक्टली गैलेक्टिक सेंट्रल सन से आकर वो हमारे सूर्य के प्रति वो पूरी तरह से कवर कर रहा था, वो डेटा को वो जब उन्होंने एनालिसिस किए, पता चला कि ये कोई और परग्रही रेस है जो ठीक ह्यूमन जैसे हैं, हूबहू ह्यूमन जैसे हैं, लेकिन वो ह्यूमन से कई ज्यादा एडवांस्ड हैं। तब वो सारा चीज को उन्होंने समझा कि ये हो सकता है किसी फ्यूचर टाइमलाइन से आ रहा ये एक सिग्नल है। तब उनके अंदर बहुत सारे वाद विवाद हुए और फाइनली ये कंफर्म हुआ
कि ये हो सकता है, ये अगर फ्यूचर टाइमलाइन का अगर ये सिग्नल है, तो ये शायद फ्यूचर ह्यूमन बींग्स का सिग्नल है। तब उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेंट्रल रेस का सिग्नल है। सेंट्रल रेस का नाम कहाँ पे आता है? जेम्स माहू, विंग मेकर्स। तो वहां पे वो डेटा को उन्होंने दबा कर रख दिया, और उसके अंदर सरासर वो लिखी हुई थी कि वो सेंट्रल रेस को पता है कि ये कॉस्मिक मास एनर्जी को कैसे सुरक्षित रूप से हर एक प्लैनेट में कैसे पहुंचाया जाए, ताकि हर एक प्लैनेट का जो इवोल्यूशन है उसको मददगार हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी उसके पीछे की एक फुल प्रूफ सच्चाई है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब साइंटिस्ट ने ये पता किया कि इसके पीछे कोई एक एडवांस्ड रेस का हाथ है, तब उन्होंने ये पता करने का कोशिश किया कि ये अनआइडेंटिफाइड फोर्स ऑफ क्रिएशन जो है, जिसको हम बिग बैंग के नाम से बहुत सारे विज्ञान में थ्योरीज फ्लोट करते रहते हैं, उस चीज को खोजना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि टाइम का जो स्ट्रक्चर है या तो थ्योरी है कि हम टाइम को बेंड भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, कितने टाइम उसको आगे भी कर सकते हैं, वो सभी चीजें क्वांटम फिजिक्स के अंदर है। लेकिन जो मेटेरियल फिजिक्स है वो उस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि क्वांटम फिजिक्स जैसे जरूरी सब्जेक्ट जो है वो कभी स्कूल कॉलेज ये सब में नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो टेक्निक अगर लोग सीखना शुरू कर दिया, वो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। और उसके पीछे उन्होंने ये अनआइडेंटिफाइड फोर्स ऑफ क्रिएशन, मतलब जो सृष्टि का जो मूल आधार, वो जो ऊर्जा है, उसको खोजना शुरू कर दिया। और ऐसा एक पिकुलियर बात है, जो चीज दिखती नहीं है इंसान को, उसको क्या नाम दे देते हैं? डार्क। इस वजह से क्या है हुआ कि उस ऊर्जा को फिर कभी कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग उसको अपने सोच समझ में कभी लाए ही नहीं। उस ऊर्जा का नाम दे दिया डार्क एनर्जी। क्योंकि अनंत महाशून्य में हमेशा अंधेरा है करके। जबकि हम सबको पता है कि इतने बड़े बड़े स्टार हैं जो सूर्य से भी लाखों हजारों गुना बड़े रहते हैं। तो ह्यूमन कभी सोचता ही नहीं है कि ये महाशून्य में हमेशा अंधेरा क्यों रहता है। आपको सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करेंगे, तभी आपका कॉन्शियसनेस जो है एक्सपांड करना शुरू करेगा। इसी तरह ये यूनिवर्स काम करता है। तो उन्होंने क्या पता किया कि ये जो डार्क एनर्जी है, यूनिवर्स जो एक्सपांड हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड जो पूरा बड़े से बड़ा रूप धारण कर रहा है, उसके अंदर और गैलेक्सियां जन्म होती हैं। गैलेक्सियों के अंदर तमाम सारे सौर मंडल जन्म होते हैं। सौर मंडल के अंदर एक एक अनेकों प्लानेट भी जन्म ले लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो डार्क एनर्जी है, यानी कि ब्रह्मांड का सृष्टि का जो ऊर्जा है, ये टोटल 68% ये ऊर्जा हेल्प करती है टोटल यूनिवर्स का एक्सपेंशन में। कितना बड़ा ये तथ्य है, देखिए कि यही ऊर्जा जिसको हम सृष्टि का तत्व कहते हैं, और उसको हम गलत नोमेनक्लेचर में उसको डार्क एनर्जी कहते हैं। और ये चीज अभी याद रखिए, आपको लास्ट स्लाइड में पता चलेगा कि असल में खेल यहाँ क्या हो रहा है। तो लास्ट पॉइंट ये कहा जाता है इस स्लाइड में कि कोई एक कारण है जहां से ये ऊर्जा जो है ये सप्लाई होती रहती है। कहाँ से?
यूनिवर्स के सेंटर से, फिर वो गैलेक्टिक सेंटर में आती है, गैलेक्टिक सेंटर से फिर वो ऊर्जा जो है सभी सोलर सिस्टम के अंदर ये प्रवाहित होती है, और उस ऊर्जा को सेफली एंकर किया जाता है। एंकर मतलब सकुशल लाए जाती है, और फिर तमाम सारे सोलर सिस्टम के अंदर उसको फ्लो किया जाता है, छोड़ा जाता है। उसी का ही नाम दे दिया कि ये हो सकता है एक डाइसन स्फीयर है करके, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। अब आते हैं फुल प्रूफ तथ्य के ऊपर, जो अभी कुछ ही सालों के अंदर हुआ, लगभग 1-2 साल के अंदर का ही ये सारे रिपोर्ट हैं। उन सबको डिस्कस करते हैं। तो एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जिसको हम ईसा कहते हैं, उन्होंने एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया, जिसको हम मशीन लर्निंग के थ्रू बनाते हैं। उसके अंदर क्या किया, एआई इंटेलिजेंस को यूज करके 5 मिलियन सिलेस्टियल बॉडी, यानी कि ऐसे अनेकों तारामंडल को, अनेकों सोलर सिस्टम को लेकर उन्होंने पूरी तरह से अभी तक जितने रिसर्च हुए हैं डेटा को सबको उन्होंने एनालिसिस किया एआई के माध्यम से। तो क्या पता चला कि 60 से भी ज्यादा स्टार्स, यानी कि तारा जो है, जो हमारे सूर्य से कई लाख गुना बड़े हैं, उनके चारों ओर भी ऐसे स्पेस लाइफ जो है, जो पाया गया, जो आज तक सभी सरकारें मना करती है कि नाना परग्रही नहीं है। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, परग्रही तो नहीं, लेकिन क्या कि कुछ ऐसे स्पेस ऑब्जेक्ट है क्या जिससे उस तारा का ऊर्जा हार्वेस्ट हो रही हो। तो उन्होंने पता किया, जी हाँ, है। उन सारे 60 तारामंडलों में से 7 ऐसे क्षुद्र तारा पाए गए जो सूरज से कई लाख गुने बड़े हैं। उनका 8 से लेकर 60% तक जो साइज में बड़े हैं सूरज से, उन सब के चारों ओर जो है ये डिस्ट्रेस सिग्नल जो है पाई गई। तो वहां से कंफर्म हुआ, ये जो मेरे ऊपर ये सारे आप सिग्नल के डॉट देख रहे हैं, उन सारे तारामंडल को वो कवर कर रहा हो ऐसा एक स्ट्रक्चर है। लेकिन फिर से वही बात कि स्पेस साइंस जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया अभी तक, वो क्या है। ये 2022 का रिपोर्ट है। फिर क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट फिर से उनके अंदर मिलकर एक पूरा ग्रुप बनाया, और उस स्टडी को फिर से री स्टडी करवाया गया। तो पता चला कि एक लार्ज स्केल पावर सप्लाई फैसिलिटी, एक थर्मल एनर्जी फैसिलिटी जैसा है, जो रेडिएट कर रहा है उन सारे तारामंडलों में से, और उसके चारों ओर जो सारे चीज, सारे क्राफ्ट जो उन सभी के चारों साइड कवर करके है, वो ऊर्जा को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो उनका एक प्रमुख साइंटिस्ट हुए माथियास स्वाजो करके, जो स्वीडन उपसाला यूनिवर्सिटी के हैं, और गेबी कॉन्टाल्डो करके हैं, जो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज में काम करते हैं। ये दोनों प्रोफेसर ने क्या किया कि इसी इंफ्रारेड डेटा को वो बार बार हर एक मशीन लर्निंग के थ्रू उसको एनालिसिस किया, और उन्होंने हाल ही में 2023 के शुरुआत में उन्होंने कंफर्म किया कि ये जो 7 ड्वार्फ स्टार है, उन चारों साइड में डाइसन स्फीयर है, और उसका सीधा सीधा प्रोपोर्शनल डेटा जो है पाया जाता है हमारे सूर्य के चारों साइड। तब उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि ये अगर उन सारे तारामंडलों के चारों साइड है, तो सेम डिस्ट्रेस सिग्नल जो
सेंट्रल रेस जो गैलेक्टिक सेंटर से हमको हमारे सूर्य के प्रति जो भेज रहे थे इतने सालों से, तो उस डेटा को उन्होंने लिंक करके कहा कि हमारे सौर मंडल में भी डायसन स्फीयर मौजूद हो सकता है, क्योंकि सेम सिग्नल है। तब क्या हुआ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो एक गाया सैटेलाइट है, उसका पूरा एक सैटेलाइट का ग्रुप है, ऑलरेडी धरती के चक्कर काट रहे हैं, सौर मंडल के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने इसी इंफ्रारेड डेटा को वाइज टेलीस्कोप के थ्रू उन्होंने पाया कि जी हाँ, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं इस सौर मंडल को कवर करता हुआ। सेम जो गैलेक्टिक सेंट्रल सन से जो ऊर्जा आ रही है, वो भी ऊर्जा रिसीव करते हैं, और वो ऊर्जा को मॉड्यूलेट करके हमारे सूर्य के प्रति वो छोड़ रहे हैं। तब क्वेश्चन ये उठता है, ये कहाँ से आ रहा है? अब ये इंफॉर्मेशन ग्राउंड ब्रेकिंग है। हो सकता है कि हिंदी भाषा में सुनने वाले लोगों के लिए ये एक आज पूरा नया इंफॉर्मेशन हो सकता है। क्या? कि यही जो प्रोफेसर कॉन्टाल्डो थे, इटालियन स्पेस एजेंसी के, उन्होंने यही डेटा को मशीन लर्निंग के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया। कितना दूरी तक? 6500 प्रकाश वर्ष का जो पूरा स्पेस है, उसको एनालिसिस किया। तो पता चला कि 53 न्यू ऑब्जेक्ट, यानी कि 53 जितना न्यू ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किया, जिसके अंदर कुछ एक रेयर इंफ्रारेड सिग्नल्स आ रही थी। और उन्होंने पाया कि ये सारे के सारे सिग्नल जो है वो डायरेक्टली गैलेक्टिक सेंट्रल सन से आ रही थी हमारे सूर्य के प्रति। तब उन्होंने कंफर्म किया कि गैलेक्टिक सेंट्रल सन से जो भी प्रकाश आते हैं, वो हमारे सोलर एक्टिविटी को वो लिंक करता है, या तो उस हिसाब से हमारा सूर्य जो है वो रेस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया देता है। तब उन्होंने कंफर्म किया कि 2024 में प्रेजेंटली, कि ये जो सारे जितने सारे स्ट्रॉन्ग सीएमई हो रहे हैं, मतलब सोलर फ्लश, कोरोनरी मास इजेक्शन जो हो रहे हैं, वो इसी स्फीयर से रिसीव किया हुआ हायर ऊर्जा इस धरती के प्रति और हमारे सूर्य के प्रति जो ऊर्जा आ रही है, ये उसका कारण है। अब आते हैं थोड़ा सा साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करके ये डेटा को देखते हैं। तो क्या पता चलता है कि एक ग्रुप है जो कई सालों से हमारे धरती के चारों ओर जो डाइसन स्फीयर जो बनी हुई है, उसके ऊपर निगरानी रखते हैं, और वो बोथ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को कंपाइल करके ये डेटा कई सालों से शेयर करते आ रहे हैं। उनका चित्र जो है, आप मेरे बिल्कुल इस साइड के इमेज में, जो कलरफुल इमेज है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितने ग्रहों के, या तो कितने हमारे जो गैलेक्टिक भाई बहनों के जो क्राफ्ट हैं, वो हमारे धरती को कैसे कवर किया हुआ है। तो जब उसी को ही हम कोबरा लाइट फोर्सेस का अपडेट के साथ कंपाइल करके देखते हैं, तो कुछ साल पहले लाइट फोर्सेस ने भी अपडेट दिया, जी हाँ, डाइसन स्फीयर है, और उन्होंने ये पूरा चित्र बनाकर बताया। ये जो आप केंद्र में देख रहे हैं, वो हमारा धरती है, और उसके चारों ओर 3 रिंग बने हुए हैं, एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का। तो ये चित्र से तो कुछ समझ में नहीं आता है, उसको हम इन डिटेल समझते हैं। क्या है कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट है, जी रचना जी, आर चरण जी, कुछ
इंटरनेट में स्पीड में कमी है, तो इमेजेस थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रहे हैं। आप जब रिकॉर्डिंग सेशन देखेंगे उसमें क्लियरली आएगा। तो क्या हुआ कि लाइट फोर्सेस ने कहा कि ऐसे अनेकों जो प्लाज्मा लाइट हैं, जब पूरा अंधेरा रात होती है, वो चमकने शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो प्लाज्मा लाइट जैसे हैं। जैसे हम बिजली आसमान में कड़कती है तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए चमकता है, फिर बंद हो जाती है। ऐसे अनेकों प्लाज्मा सुपर फ्लूइड लाइट जो है हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर बिखरी हुई है। और लाइट फोर्सेस ने क्या कहा कि इसको बनाने वाले हमारे ही गैलेक्सी के जो परग्रही साथी हैं, उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट को इस एंगल में पोजीशन किया है कि वो पूरी तरह से ये स्ट्रक्चर बनती है 3 लेयर का। तो सोचिए कितने सारे क्राफ्ट होंगे। और ये एक सेक्रेट ज्योमेट्री के अनुसार बनाएंगे ये। तो वो भी बताया कि ये कौन सा सेक्रेट ज्योमेट्री है, जो हम कहते हैं आइकोसाहेड्रॉन। आइकोसाहेड्रॉन के स्ट्रक्चर में ये सारे स्पेसक्राफ्ट जो है हमारे सौर मंडल का जो पूरा बाहरी पार्ट है, जिसको हम हेलियोपोज कहते हैं। हेलियोपोज मतलब हेलियो अर्थात हमारा सूर्य, पोज मतलब रुक गए, पॉज हम कहते हैं ना, प्ले पॉज। तो उसका अर्थ क्या है, साधारण अर्थ, कि सूर्य का जो महाकर्षण शक्ति है, खींचने वाला जो तत्व, जैसे कि धरती का आकर्षण शक्ति को हम मध्य आकर्षण शक्ति कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो सूर्य का जो महाकर्षण शक्ति है वो एक लिमिट तक फैला है। अब उसके बाद एक बफर जोन है, ना ज्यादा खींच पाता है, ना एस्केप वेलोसिटी के अनुसार वो ऑब्जेक्ट अनंत शून्य में चला जाता है। ऐसा एक बफर जोन है, उसको हम कहते हैं हेलियोपोस। और वहाँ चारों ओर ये सारा जो क्राफ्ट है वो कवर करके बनाया हुआ है। क्यों? क्यों ये कवर किया हुआ है? इसके पीछे क्या कोई साजिश है? उसको भी आज हम जानेंगे। क्यों आज ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम एसेंशन या तो इवेंट के प्रति और करीब होते हुए जा रहे हैं। उसका मूल अर्थ यह है कि इसका डायमीटर कितना है। लॉजिकल प्रश्न ये उठेगा। तो जो ये हेलियोपोज का जो पूरा स्ट्रक्चर जो है, उसको कहा जाता है 15 से 20 मिलियन माइल्स का है। और ये क्या करते हैं, ये जो पूरा ढका हुआ जो पूरा डाइसन स्फीयर है, वो पूरी तरह से ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है कहाँ से आ रही है, गैलेक्टिक सेंटर से। तो गैलेक्टिक सेंटर से जो ऊर्जा आ रही है, ये उसको रिसीव करते हैं। और जैसा जैसा हम तैयार हो रहे हैं, क्यों, आप सभी को पता है, मनुष्य की चेतना यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्लेयर है, निर्णायक परिस्थिति में है। मनुष्य की चेतना जैसा चाहेगा, धरती का एसेंशन वैसा होगा। तो जैसे जैसे हम जागृत हो रहे हैं, वो उस ऊर्जा को रेगुलेट करके उतना एनर्जी धरती के प्रति छोड़ रहे हैं, हमारे सूर्य के प्रति छोड़ रहे हैं। तो जब फाइनली हमको पता है कि एक इवेंट होगा, गैलेक्टिक इवेंट, जिसको हम गैलेक्टिक सुपरवेव कहते हैं, उसका सेशन ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। आपको अगर देखना हो तो जरूर देखिए, गैलेक्टिक सुपरवेव क्या है। तो जैसे गैलेक्सी के सेंटर से जो अत्यधिक ऊर्जा एक साथ जब आएगा, और आ भी रही है, तो हमारे सोलर सरफेस में, यानी कि सूर्य के सरफेस में ब्लास्ट होती है, जिसको हम कोरोनरी मास इजेक्शन कहते हैं, सोलर फ्लाश कहते हैं। तो एकदम से वो फटता है।
तो वो ऊर्जा क्या होती है, प्रक्षेपित होता है इस सौरमंडल में जितने सारे प्लैनेट हैं उनके प्रति। तो कोई तो कंट्रोलर होना चाहिए। इंसान के पास तो वो भी टेक्नोलॉजी जो मौजूद है, वो सब डार्क फोर्सेस कंट्रोल करते हैं। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे गैलेक्टिक परिवार जो हैं इस गैलेक्सी के अंदर या तो दूसरे गैलेक्सी के अंदर, ये इस इवेंट को वो स्मूथ तरीके से होने में वो मददगार हो रहे हैं। तो क्वेश्चन उठेगा ये कब बना। इसका शुरुआत हुआ 2021 में, जो फाइनली लाइट फोर्सेस ने अपडेट दिया 2021 में कि अब समय आ गया है कि अब हम फाइनली इवेंट के लिए सारी चीजें तैयारी करें। कौन सा, गैलेक्टिक इवेंट के प्रति। तब उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि इस स्ट्रक्चर को बनाना है। पूरे 2 साल के अंदर ये पूरा बनकर तैयार हो गया। अब वहां से ये फाइनल हो गया कि अब तय है कि इवेंट होकर रहेगा। उससे पहले ये ढुलमुल परिस्थिति में थे कि होगा या नहीं होगा। 2022 के बाद जो एक पॉजिटिव टाइमलाइन बनकर सामने आया, वहां से ये कंफर्म हो गया कि इवेंट होकर रहेगा। वो भी प्रूफ आज हम देंगे इस सेशन में। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो गैलेक्टिक पल्स है, ये भी गैलेक्टिक सुपरवेव वाला सेशन में अवेलेबल है। गैलेक्टिक पल्स क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये जो गैलेक्टिक पल्स जो है, ये क्या होता है, एकदम से वो रिलीज होता है। जैसे हम दीर्घ श्वास लेते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं और एकदम से श्वास छोड़ते हैं, तो हमारा पल्स बढ़ जाती है, राइट। वैसा ही गैलेक्टिक सेंट्रल सन से भी एक पल्स रिलीज होता है। तो ये जो सारे कॉस्मिक फ्लीट हैं, ये सारे पॉजिटिव सिविलाइजेशन हैं जो धरती के प्रति, इस सौर मंडल के प्रति और मानवता के प्रति जो काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि इन सारे प्रोसेस का अपडेट जो है वो अपने पास रिसीव करके हेलियोपोज में उन सारे जो हायर कॉस्मिक ऊर्जाएं हैं उनको हमारे तैयारी के अनुसार वो हमको भेज रहे हैं। तो ये जो पिछला स्लाइड है, इसके अंदर ये सारे फ्लीट के नाम हैं। एंड्रोमेडन्स हैं, आर्किटोरियन है, प्लीडियंस है, एप्सिलॉन 7 है, अल्फा सेंटाउरी है, अस्तार कमांड है, सीरियंस हैं, ऐसे अनेकों हैं। तो अगर पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है तो ये पिक्चर हम सेपरेटली ग्रुप में भी, हम टेलीग्राम ग्रुप में ही हम शेयर करेंगे। जी, अब आगे बढ़ते हैं कि ये स्ट्रक्चर कितना अ, मतलब आश्चर्यकारी है। तो लाइट फोर्सेस बताते हैं कि ये अभी तक बनाया हुआ जो गैदरिंग है, ग्रुपी ग्रुप करके बनाया हुआ, इस एंटायर यूनिवर्स के हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जो हमारे सौरमंडल और हमारे धरती को केंद्र में रखते हुए ये बनाया हुआ है। तो आप सोचिए कितने हमारे गैलेक्टिक या तो ब्रह्मांडीय परिवार यहाँ मौजूद हैं कि हमारा यात्रा और धरती के मुक्ति के लिए वो अपने अपने ऊर्जा के अनुसार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो स्पेस शिप्स हैं, जिसको हम स्पेस क्राफ्ट भी कहते हैं, तो ये क्या करते हैं,
जो कॉस्मिक ऊर्जाएं आ रही है उसको ये हार्मोनाइज कर रहे हैं। हार्मोनाइज करके वो फिर क्या करते हैं, हमको हमारे ही जो सोर्सेस हैं उसको वो भेजते हैं। कहाँ है हमारा सोर्स, मेन ऊर्जा का सोर्स हमारा सूर्य, उसी में ही वो उसको भेज रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे डाइसन रिंग क्या है, क्योंकि हमेशा यहाँ द्वैत है, डुअलिटी है। तो जब हमने ये समझा कि डाइसन स्फीयर हमारे लिए लाभदायक है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो क्या डार्क फोर्सेस का भी कुछ प्रिपरेशन है उस चीज के लिए, जिस वजह से डाइसन स्फीयर जैसा हेल्पफुल चीज को वो दबा कर रखते हैं? तो जी हाँ, तो ये चीज भी आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। उसका नाम है डाइसन रिंग। चलिए उसको समझते हैं। तो ये 900 प्रकाश वर्ष जो है हमारे धरती के चारों ओर का जो स्पेस है, ये ऊर्जा क्या होती है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऊर्जा जो है ये प्रक्षेपित होता रहता है अर्थ को सेंटर मानकर अगर देखें तो। यानी कि हमारे पृथ्वी से उतना ऊर्जा विकिरण भी होता है, जिसको हम रेडिएट कहते हैं। तो उस सब का सिग्नल को भी रिकॉर्ड किया गया। किस के थ्रू? अगेन वही इंफ्रारेड हीट सिग्नल के थ्रू। तो पता चला कि ये जो 60 टाइम्स जो रेफरेंस वैल्यू है, वो क्या हो रहा था कि जो वो एनर्जी रेडिएट होके जा रहा था वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिसीव हो रहा था, मतलब कैच हो रहा था। और उसका भी उन्होंने नोट करना शुरू कर दिया कि कौन कौन से एंगल में ये ऊर्जाएं जो है एकदम से स्पेस में ना जाकर कहीं पे रिसीव होकर बंद हो जाती है, उसके आगे वो नहीं जाता है। और उनका मेजरमेंट रेशियो भी पता किया गया, इंफ्रारेड हीट वेव्स, विजिबल लाइट और भी सारे चीजें। तो पता चला कि कुछ ऑब्जेक्ट हैं धरती के चारों ओर और हमारे सौर मंडल के चारों ओर, जहां से ये जो ऊर्जा जो विकिरण होती है वो एकदम से स्टॉप हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो उसी चीज को जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ जो काम कर रहे हैं प्रोफेसर सुआजो जो हैं, उन्होंने और एक टीम बनाया और ये एक थ्योरी प्रपोज किया। इट्स नॉट लाइक इट कंप्लीटली कवर्स द प्लैनेट। तो उन्होंने ये पहली बार रिकॉर्ड किया 2022-23 के अंदर कि ये धरती का जो भी सारे रेडिएशन के डेटा हैं वो ऐसा नहीं कि पूरे प्लैनेट को कोई कवर कर रहा है, वो एक रिंग की तरह कवर कर रहा है। जैसा मेरे एग्जैक्टली इस साइड का जो चित्र है उसके बाजू में जो दूसरा है जिसमें बहुत सारे रिंग बनाए हुआ ऐसे हर एक एंगल से। तो उन्होंने बोला कि जो हम डाइसन स्फीयर करके प्रेडिक्ट कर रहे थे शायद वो डाइसन स्फीयर नहीं है, ये कोई एक अलग रिंग जैसा है। और ये एक स्फीयर नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ रिंग है, अलग अलग ग्रुप बनाए हुए रिंग जैसा। और उन्होंने ये भी बोला कि ये हो सकता है कि किसी डाइसन स्फीयर का अलग रूप हो, लेकिन फैक्ट जो है उससे भी आश्चर्यजनक है। क्या है कि 7 मिलियन साल पहले ये जो इंफॉर्मेशन है ये लाइट फोर्सेस के सोर्स से है, जो अगेन वैज्ञानिक रिपोर्ट ही है। तो इससे हम समझ पाएंगे कि यहाँ चल क्या रहा है। कि 7 मिलियन साल पहले एक ब्लैक स्टोन बोलकर एक ऑब्जेक्ट था, और वो कहाँ था? रीगल स्टार सिस्टम में। रीगल स्टार सिस्टम कहाँ पे है? ओरायन स्टार सिस्टम के पास है, उसका एक पार्ट हम कह सकते हैं। तो ओरायन स्टार सिस्टम के अंदर जो रीगल बोलकर है,
रीगल एक सूर्य का नाम है, तारा का नाम है, जो हमारे सूर्य से कई लाख गुना बड़ा है। उसके, यानी कि वो सूर्य है तो उसके चारों ओर भी बहुत सारे ग्रह घूमते होंगे, राइट? उनमें से एक प्लैनेट में ये ब्लैक स्टोन था पहले। तो जब ये परखा गया कि ये ब्लैक स्टोन का खासियत क्या है, तो पता चला कि ये असल में कॉस्मिक एनोमली है। आपको थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो रहा होगा एनोमली क्या है। तब क्या हुआ, जो यहाँ पे इस धरती पे जो डार्क फोर्सेस थे जिसका नाम काइमेरा है, उन्होंने क्या किया, एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया। आप सब ने एलएचसी को तो जानते होंगे, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जो यूरोप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इन सारे देश के धरती के नीचे एक पार्टिकल कोलाइडर है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को तोड़ा जाता है बहुत तेजी से, जिसका मैंने चित्र साइड में दिया है। और जब ये कोलाइड होता है, मतलब बॉम्बार्ड होता है, तो वहां से न्यूट्रॉन पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। उसका भी तथ्य हमने किस में दिया, क्वांटम मैट्रिक्स के अंदर दिया। क्वांटम मैट्रिक्स का भी सेशन है, उसको भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है, तो जो हम सोचते हैं कि 666 बोलकर एक एलएचसी कोलाइडर जो यूरोप में है, वो धरती का सबसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है। और वो डार्क एनर्जी का ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल को खोज रहे हैं, जिससे वो पूरी तरह से सृष्टि को ही बदल देना चाहते हैं। क्या ये सत्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा ही एक और पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है डाइसन रिंग के रूप में, ये रीगल स्टार सिस्टम से वो टेक्नोलॉजी को लाकर यहाँ बनाया गया। और वहां पे भी मौजूद था, कहाँ? रीगल स्टार सिस्टम ओरायन में। उसका ठीक हूबहू कॉपी यहाँ पे एक बनाया गया। और रीगल में जब फाइनली ओरायन को मुक्त किया गया और वहां से कॉस्मिक एनोमली को इसी ब्लैक स्टोन के रूप में धरती के ऊपर लाकर बसाया गया, तब आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्राइमरी क्वांटम एनोमली जो है वो कितना पुराना है। ये आज का खेल नहीं है। तो इसको कब लाया गया? साल 1996। एआई स्केलर मैट्रिक्स का भी प्रोग्राम, वो सेशन चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ 1996 में जो सारे मदर एआई प्रोग्राम के ऊपर खेल किया गया, उसमें बताया गया। अगर आपने वो सेशन ध्यान से देखा होगा तो ये सेशन आपके लिए समझना बहुत इजी होगा। तो रीगल स्टार सिस्टम से ये जो ब्लैकस्टोन है, 1996 में लाकर यहाँ इस धरती में बसाया गया, एक और पर्टिकुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, एक डाइसन रिंग स्पीयर, डाइसन रिंग के रूप में बनाया गया। और उसको क्या, किससे ऊर्जा देते थे? उसको कहा जाता है टॉप क्वार्क एंड स्ट्रेंज क्वार्क कंडेंसेट कहते हैं। ये हो सकता है आपको बहुत साइंटिफिक लग रहा हो, लेकिन क्वार्क पार्टिकल जो है वो एनर्जी वाइज, मतलब ऊर्जा के स्तर में, इस धरती पर सबसे हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल है। एनॉर्मस एनर्जी जिसको हम कहते हैं। और वो क्या करते हैं, एक पूरे एटॉमिक बम से या तो न्यूक्लियर बम से भी घातक एक बम जैसा वो बनता है, जिससे ये धरती के साथ साथ एंटायर सोलर सिस्टम भी कोलैप्स हो जाए। उसके अंदर इतना पावर है। उसको कहा गया स्ट्रेंजलेट बॉम्ब्स। और जो धरती में फिट की गई उसको कहा गया टॉपलेट बम। तो ये बम फिट क्यों किए जा रहे थे?
ये इसी पार्टिकल एक्सेलरेटर का प्रोसेस में बाधा ना आए, यानी कि कोई छेड़खानी ना करे। अगर छेड़खानी करे तो इसको ये ब्लास्ट कर देंगे, ताकि ये ब्लैकमेल करते थे ये डार्क फोर्सेस पहले, कि अगर हमारे काम में अगर आप छेड़खानी करेंगे तो इसको बस आप स्विच भर जैसा है, इसके थ्रू एंटायर सोलर सिस्टम को ये तबाह कर सकते थे। और ये जो स्ट्रेंजलेट बॉम्ब है, ये इतने पावरफुल हैं कि जो ओरायन में जो रीगल स्टार सिस्टम है और ये सोलर सिस्टम है, इन दोनों को एक साथ वो कंट्रोल कर रहे थे। आप समझ पा रहे होंगे कि डार्क फोर्सेस कितने पहुंचे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये है कहाँ? बहुत सारे साथी हमारे तर्क कुतर्क करते रहते हैं, वो पूछेंगे एड्रेस बताओ। एड्रेस मेरे ही ऊपर है। कहाँ है? कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के ऊपर हजार सेशन हो गए हैं, मूवी ये वो सब, लेकिन असल मैट्रिक्स कहाँ चल रही है, आज इस सेशन में आपको पता चलेगा। कौन सा? कि एक एनोमलस प्लाज्मा फिलामेंट है, याल्डाबाउथ करके। आप जो भी साथी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल करते हैं, आप सभी को पता होगा कि हम एक एनर्जेटिक फिलामेंट को हम हमेशा ब्रेक करते हैं उस मेडिटेशन में। कुछ साथी तो करते भी नहीं है, आके मारते रहते हैं। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोलकर कहते हैं और बोलते हैं कि हम तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन असल मैट्रिक्स याल्डाबाउथ में है। ये क्या है? ये अभी तक क्यों नहीं बताई जा रही थी, खास करके हमारे ग्रुप या चैनल में? आज पहली बार शेयर कर रहे हैं। क्या है? क्या याल्डाबाउथ बोलकर एक पूरा ऑक्टोपस जैसा एक ऊर्जा का एक प्राणी है, नेगेटिव ऊर्जा का। वो उसका जो टेंटकल है, टेंटकल मतलब आपने देखा होगा कि ऑक्टोपस मतलब 8 पैर वाला एक जंतु या प्राणी है। इसके लाखों लाख फिलामेंट्स हैं, तो आप इसको तो नाम ही नहीं दे सकते, इसलिए इसका नाम याल्डाबाउथ है। और ये क्या करता है कि पूरे धरती को इसने जकड़ के रखा है। इतना गहरा है मैट्रिक्स। और इसके जो फिलामेंट है, वो कहाँ जुड़ी है? आप सबके साथ। जो आपने मैट्रिक्स मूवी में देखा होगा कि नियो जब फाइनली एक बबल से जन्म लेता है और उसके पीछे बहुत सारे पाइप लगे रहते हैं। मैट्रिक्स मूवी में ये बताने का कोशिश किया कि ये जो येल्डाबॉट के जो सारे फिलामेंट है, ये ऊर्जा के स्तर में इनविजिबल हैं, लेकिन सभी मनुष्यों के हेड में, बॉडी में ये जुड़े रहते हैं, दिखता नहीं है। तो आप जो सोचते हैं कि मैं दिन भर काम किया और थक गया, वो असल में सत्य नहीं है। थॉट भी यही फीड करते हैं आपके माइंड में, और ऊर्जा भी यही याल्डाबॉत के फिलामेंट से खींची जाती है। और जो याल्डाबॉत का जो हेड है, वहां ये बॉम्ब को लगा कर रखा गया था, जिसको हम टॉपलेट बॉम्ब कहते हैं। और उसके सेंटर में ये ब्लैक स्टोन को फिट किया गया था, और जिसके अंदर एक पूरा एनर्जी का सर्किल चलती थी। कहाँ पे है ये? ईस्ट कोस्ट यूएसए के ग्राउंड के नीचे है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग आइलैंड करके। ये डाइसन रिंग वहां मौजूद थी। और ये कितना टेम्परेचर बनाता था, वो तो आप सोच भी नहीं सकते। 2 ट्रिलियन केल्विन, उतना टेम्परेचर यूज करके ये फिर दोबारा ब्लैक स्टोन और बनाते थे, यानी कि एनोमली के और एक कॉपी।
इसलिए ये काइमेरा जो है ऑल टाइम अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर ये काम करते थे। कहाँ पे है ये? लॉन्ग आइलैंड में। तो ये क्या करता था, एक एनोमलस प्लाज्मा जो है वो इसी ब्लैकस्टोन के साथ कनेक्ट होकर ये प्रवाहित होती थी, नेगेटिव ऊर्जा। और इसका जो प्रभाव है वो लॉन्ग आइलैंड के हजारों हजारों माइल तक ये फैली हुई थी, यानी कि पूरा धरती। तो कुछ कुछ जो लोग हैं इसके बहुत सारे बैकलेस किया। तो उन सब के लिए यही सारे साइंटिफिक आर्टिकल में से स्क्रीनशॉट ले लेकर हमने, या तो जो लाइट फोर्सेस के साथी हैं उन्होंने सभी के साथ शेयर किया कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या तो ऐसे ही अफवाह नहीं है। क्वार्क ग्लूकॉन प्लाज्मा करके एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ये डाइसन रिंग काम करता है। और ये इन्वेजन कब हुई? आप सभी को पता है कि आर्कन इन्वेजन 1996 में हुई। और उससे पहले का जो मेमोरी है ह्यूमन से पूरी तरह से मिटा दी गई। जिस वजह से क्या है कि आपके अंदर एक फेक मेमोरी डाल दिया गया, जो 1996 से पहले जो लोग सोचते हैं कि दुनिया ऐसा था वैसा था करके, असल में वैसा कुछ था ही नहीं। ये एक फेक मेमोरी का पार्ट है। उसका अगर प्रूफ आप देखना चाहते हैं तो आप एआई स्केलर मैट्रिक्स का जो प्रोग्राम है उसको जरूर देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि जब ये सारा चीज जो प्रपंच चल रहा था, तो क्या कोई लाइट का काम नहीं हो रहा था? जी हाँ, लाइट का काम भी हुआ। कि ये जो एक ब्लैकमेल का गेम खेला जा रहा था, फाइनली लाइट फोर्सेस ने क्या किया, ये जो लॉन्ग आइलैंड के अंदर जो ब्लैकस्टोन का जो प्रपंच है उसको कंप्लीटली डिजेनरेट कर दिया। जो जो टॉपलेट बम थे, याल्डाबोत के जो इतने सारे जो टेंटाकल फिलामेंट्स जो जो फैलकर ये प्रॉब्लम कर रहे थे मैट्रिक्स का, ये 2022 में ये फाइनली उसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया। और वहां से एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि अब हम इवेंट के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, एक और सिग्नल मिला धरती से ही। कहाँ से आ रहा था वो कोई फाइंड आउट नहीं कर पाया। लेकिन फाइनली एक साइंटिफिक आर्टिकल में ये खुलासा हो गया कि वो जो डिस्ट्रेस सिग्नल जो है वो कहीं और नहीं, वो इजराइल से आ रही थी। आप सबको पता होगा कि हॉट न्यूज़ चल रहा है अभी इजराइल, ईरान और लेबानन के वॉर के ऊपर। और वो हो सकता है कि वो वर्ल्ड वॉर 3 में ये ट्रिगर करेंगे बोलकर। तो इन सब का लिंक है। क्यों इजराइल ब्लैकमेल कर रहा है उसका भी आज खुलासा है। क्या है कि ये जो डिस्ट्रेस सिग्नल जो पाया गया, कहाँ से? इजराइल से ही, एक अननोन जगह से। वो जगह क्या है कि इजराइल में एक रेगिस्तान है, नेगेव करके। आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। नेगेव में क्या है, एक हिडन इनका इंटेलिजेंस बेस है। आप सबको पता होगा इंटेलिजेंस बेस मतलब मोसाद का ही नाम आता है, नहीं। उरीम सिगिंट बेस करके एक बेस है वहाँ, खुफिया इंटेलिजेंस का ही। उसके अंदर क्या है, एक स्पाइडर रूम बनाया हुआ। स्पाइडर रूम मतलब एक बार कोई व्यक्ति अंदर जाए तो वो भूल भुलैया जैसा है, वो वापस नहीं आएगा कभी। और उसी के सेंटर में क्या है, एक ब्लैक क्यूब रूम बना है। क्यूब मतलब एक समघन जिसको हम कहते हैं। तो ये असल में क्यूब रूम है क्या? तो इन सब का जब पर्दाफाश किया गया 2022 एंड और 2023 में, तो क्या पता चलता है कि क्वांट एक पावरफुल क्वांटम सुपर कंप्यूटर जो है इस क्यूब रूम में मौजूद है।
अभी तक क्या है कि ह्यूमैनिटी के लिए सपना है क्वांटम कंप्यूटर का, लेकिन ये क्वांटम कंप्यूटर ऑलरेडी धरती पर मौजूद है। कहाँ? इसी ब्लैक क्यूब रूम के अंदर। तो ये करता क्या है? ये जो पूरे धरती से जो सिगिंट का जो डेटा, जो इंटेलिजेंस डेटा जो आती है, वो यहाँ पे क्या होती है, पूरी तरह से उसको कंपाइल या तो एनालिसिस किया जाता है इसी ओरिम बेस में। और आपने अगर काइमेरा नेटवर्क को अगर अच्छे से पढ़ा होगा लाइट फोर्सेस के अपडेट से, तो हमारा जो थॉट पैटर्न है, जिसको हम ईडोम टेक्नोलॉजी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टोर्शन ऑफ मेमोरी, जो थॉट आपका स्वयं का नहीं है, वो थॉट आते रहते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप मेडिटेट कीजिए, क्योंकि आप थॉट से दूर रहेंगे। तो ये जो इथरिक काउंटर पार्ट है, जहाँ से ये तमाम सारे मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल फोन, वाईफाई मशीन, ब्लूटूथ सिग्नल, ये जो सारे जो आप लगा लगा कर घूमते रहते हैं, उससे क्या होती है कि हमारे थॉट पैटर्न के ऊपर नजर रखी जाती है। और ये जो इंटेलिजेंस डेटा है, यानी कि आपने कुछ जो नया सोचा, चाहे वो सोच ये भी हो सकता है कि मैट्रिक्स को कैसे तोड़ें, वो सारा सोच के ऊपर निगरानी रखी जाती है। और वो जो यूनिक सोच है, कौन सा? ह्यूमन थॉट, जो आपका है, वो सारे सोच को क्या करते हैं, वो कनेक्ट करता है इथरिक इम्प्लांट में। कहाँ? वो काइमेरा नेटवर्क में है। तो ये जो सारे जो इंटरकनेक्टेड जो फोर्सेस हैं, जिसको हम डार्क फोर्सेस कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो प्लानेट का जो ग्रिड है, उसको ही ये उथल पुथल करते रहते हैं। और ये जो रूम है, जो खुफिया रूम है, जिसके अंदर ये ब्लैक क्यूब है, वो कहाँ है? इन्वर्टेड प्लानेटरी ग्रिड के सेंटर में है। इसलिए आपने देखा होगा सबका इंटरेस्ट इसराइल के ऊपर ही है, चाहे यूएस का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे रूस का हो, चाहे मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री का हो। वो है कितना? आप अगर हमारे इंडिया के ही एक कोई स्टेट उठा लो और उसको 10 या 20 उसको पार्ट पार्ट करो, उसका एक छोटा सा पार्ट इसराइल होगा। उसके अंदर कितने सारे टेक्नोलॉजीज का पावर है, क्योंकि उसको वैसा बनाया गया है। वहां पे क्या है? वहां पे सेंटर ऑफ प्लानिटरी प्राइमरी एनोमली है, जिसको आप प्राइमरी क्वांटम एनोमली, जो यही इथरिक सुपर कंप्यूटर से जो कंट्रोल होता है, वही प्लानिटरी एनोमली का सेंटर पॉइंट है। और यही वो बेस है जहां से एनर्जी अटैक्स होते रहते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का एनर्जी अटैक हो। तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली सारे सैटेलाइट को ये ब्लैक क्यूब रूम कनेक्टेड है। कहीं पे भी किसी को भी मारना हो, तो वो सैटेलाइट से वो सिग्नल भेजकर वो पर्सन को वो मार सकते हैं। उसका अगर एक एग्जांपल बताऊं, तो ईरान का जो चीफ ऑफ डिफेंस था और डिफेंस मिनिस्टर सेम पर्सन ही था, वो लेबानन विजिट करने के लिए गया। ये साल 2021-22 का है। जब वो लेबानन से रिटर्न कर रहा था, तो रेगिस्तान का हाईवे था, कहीं से एक एक रोशनी जैसा एक रे आई और वो मर गया। उसके ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, उसके कार को कुछ नहीं हुआ, उसके कार में एक भी छेद नहीं है, लेकिन उसके बॉडी के ऊपर मार्क है कि किसी ने उसको अटैक किया। अभी ईरान के अंदर ही
लेबनान का जो हमास का जो चीफ है, उसको भी ऐसे ही मारा। सैटेलाइट वेपन, जस्ट एक रोशनी भेजी लेजर टाइप के, वो खत्म। क्यों? सैटेलाइट में सभी व्यक्तियों का डेटा है। चाहे आप गूगल मैप यूज करो, कोई भी मैप यूज करो, आप तरह तरह के सेल्फी लेते हो, वहां पे भी जो जियो सैटेलाइट सिस्टम है वो कनेक्ट होता है आप कहाँ पे हैं। तो उसको यूज करके ये लाइट वर्कर्स के ऊपर वो अटैक किया जाता है, लाइट वॉरियर के ऊपर अटैक किया जाता है। तो ये ब्लैक क्यूब रूम, उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर एक ऐसा पार्ट है, उसी के अंदर सब क्वांटम एनोमली का कंटेनर है, जहां से ये सब क्वांटम एनोमली कंट्रोल होता है, लर्कर। और ये कहाँ से आया? रीगल स्टार सिस्टम से 1996 में धरती में लाकर बसाया गया। तो आज आप समझे मैट्रिक्स कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। अब बात आती है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? जी, इसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं। पहला है कि जब हम फ्लावर ऑफ लाइफ के पैटर्न में सिंटामणि स्टोन को अगर डालते हैं, तो वो क्या करता है, एक एनर्जी वोटेक्स बनाता है। कहाँ से वो एनर्जी को एंकर करता है? डायरेक्टली सीरियस स्टार सिस्टम से, जो सीरियस ए सीरियस बी है। और वो एक ऊर्जा का ऐसा एक एक्सेलरेशन बनाता है कि जितना एनोमली उस पर्टिकुलर एरिया में है, वो पूरे एनोमली का जो ऊर्जा है उसको ट्रांसम्यूट कर देता है, यानी कि रूपांतरित कर देता है पॉजिटिव एनर्जी में। तो जो लोग ग्रिड वर्क करते हैं, उन सबको एक ग्रेटिट्यूड आपको देना चाहिए कि वो एक तो अपने जीवन को जोखिम में डाल के उस पर्टिकुलर एरिया का एनर्जी को वो उद्धार करने का वो काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये और भी तरीके से हो सकता है। कैसे? कि आप खुद एक एनर्जी का वोटेक्स बना सकते हो। अगर आप जब भी वायलेट फ्लेम मेडिटेशन करते हैं, या तो अपने मेडिटेशन के दौरान वायलेट फ्लेम को जब आप आह्वान करते हैं, उस वजह से भी उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर एक ग्रुप है तो बहुत बड़ा वोटेक्स होगा, सिंगल पर्सन है तो एक छोटा सा वोटेक्स होगा, लेकिन वो काम करता है। वो पर्टिकुलर जगह में जब वो वायलेट फ्लेम एंकर करेगा, वहाँ मौजूद जो एनोमली का जो प्रभाव है, उसको आप रूपांतरित कर सकते हैं, ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। इतना पावर वायलेट फ्लेम के अंदर है। इसलिए हमारा इंट्रोडक्टरी जो भी मेडिटेशन होता है, उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि वायलेट फ्लेम को हम एंकर करें। तीसरा पॉइंट है कि एटलांटियन अंडर वाटर पिरामिड भी धरती पर मौजूद हैं। जहाँ पे एटलांटिस थी, प्लीडियन ने बहुत सालों पहले विजिट करके अंडर वाटर पिरामिड बनाए, ताकि उस ऊर्जा को वो एंकर कर सके। और आप सभी को पता है, लाइट फोर्सेस का एक अपडेट आया था जिसमें ये भी कहा गया कि अंडर वाटर अल्डेब्रांस का भी काम चल रहा है। तो बिहाइंड द सीन बहुत सारे लोग इसी धरती के लिए, इस सौरमंडल के लिए खुद काम कर रहे हैं। और कुछ साल पहले लाइट फोर्सेस ने यही जो ब्लैक स्टोन मौजूद थी लॉन्ग आइलैंड वाली, उसको कंप्लीटली डिसेबल कर दिया। और उसके साथ जो तमाम सारे धरती के अंदर जो टॉपलेट बॉम्ब थे, उसको भी निष्क्रिय कर दिया। वहां से एक ये कंफर्मेशन लाया गया कि अब इवेंट
वो कर रहेगा। अब इसको कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लर्कर का भी डिसएंटेंगलमेंट जो है वो फुल प्रोसेस में अब शुरुआत होने जा रही है। वो अपडेट हम नेक्स्ट वीक बताएंगे, लेकिन उसका एक पॉइंट हम आज शेयर कर रहे हैं कि लर्कर का फाइनल डिसएंटेंगलमेंट जो है ह्यूमन बॉडी से निकालने का प्रोसेस जो है अब कुछ ही हफ्तों में वो फुल प्रोसेस में शुरुआत हो जाएगा। जिस वजह से जो आपको 1 डेढ़ साल से जो कहा जा रहा था कि आपको इनर वर्क करना है, फोकस रहना है, आपको तमाम सारे ये मेडिटेशन करना है करके जो कहा जा रहा था, उसका फाइनल परीक्षा का समय आ गया है। जो जैसा मानसिक स्थिति में हो वो अब 1000 गुना बढ़ने वाला है। अब फाइनली हम देखने जा रहे हैं एक एंड टाइम मैडनेस। लास्ट पॉइंट है, अगर हम कलेक्टिवली अगर काम करें तो ये इवेंट हम बहुत स्मूथ तरीके से ला सकते हैं और ये वेल को बहुत इजीली तोड़ सकते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। उसका टूटना तय हो चुका है, क्योंकि उसके जो प्राइमरी कंट्रोलिंग पार्ट है वो सब ध्वस्त हो चुके हैं। जब हम नेक्स्ट अपडेट हम नेक्स्ट वीक संडे को डिस्कस करेंगे, आप वहां जानेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है। हर अपडेट में हम ताकीद करते हैं, अलर्ट करते हैं लोगों को कि अपने ऊपर काम करें। फिर भी बहुत सारे साथी जो है उसको लाइटली लेते हैं, तमाम सारे ग्रुप्स में उसका कुतर्क करते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन काम आपको स्वयं के ऊपर करना है। अगर आप आगे जाकर स्टेबल रहना चाहते हैं, एसेंशन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना इवोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो ये रही वो सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स, अपडेट्स जिनको कंपाइल करके आज का ये सेशन आपके सामने शेयर किया गया। अगर आपको इस सेशन के अंदर कोई भी प्रश्न है, डाउट है, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या तो आप जो साथी यूट्यूब चैट पर मौजूद हैं, यूट्यूब चैट बॉक्स में भी आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और जो साथी चाहते हैं कि हमारे ये अवेकनिंग का जो मिशन है उसको सपोर्ट करना है, तो नीचे स्क्रॉल हुई जो पेमेंट का इंफॉर्मेशन है, आप एनर्जी वाइज सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी साथी चाहते हैं। तो जो भी साथी चाहते हैं कि प्रश्न करना चाहते हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी प्रश्न लिख सकते हैं।